देखिए, अभी तक में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में समझा कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, क्या क्या उनकी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कि वो हमें अभी बेस्ट उसका होता कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता था जिसमें वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी शो करे, सिमेट्रिक भी शो करे और ट्रांजिटिव भी शो करे। तो जब ये तीनों रिलेशन शो करते थे तो हम उसको बोलते थे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हमने एक क्वेश्चन उठाया है और हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं बुक की। तो उसमें हमने ये देखा कि उन्होंने कहा कि भाई चेक करो कि जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं, जो एक रिलेशन डिफाइन की है, वो रिलेशन क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हमको चेक करना है। तो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को आप समझ चुके हैं पहले पार्ट में, तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो गिवन जो था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वो क्या है कि एक रिलेशन आर है, वो डिफाइन किया गया है। और रिलेशन कहाँ डिफाइन करते हैं? सेट पे करते हैं। तो सेट का नाम क्या है? ए है। इस सेट में एलिमेंट्स दे रखा है 1 2 3 4 से लेके 14 तक। और उसके अंदर एक रिलेशन को उन्होंने डिफाइन किया, x इज रिलेटेड टू y। किस तरीके से? कि जब 3x माइनस वाई जीरो, तो इसकी मीनिंग क्या हुई? तो इसकी मीनिंग ये हुई कि अगर हमने यहाँ पे गिवन में पहले लिख दिया, चलिए कि ए है हमारे पास 1 2 3 से लेकर के 13 14 तक, और आर को, जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं एलिमेंट फॉर्म में अगर लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? तो आर को मैं लिखने जा रहा हूं कुछ इस तरीके से कि अगर मैं x को, मान लीजिए यहां से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि जो भी आप x और y लोगे वो कहां बिलोंग करेगा? तो सेट ए में ही बिलोंग करेगा। तो x को मैं पहले 1 लिया। तो जब आपने x को 1 लिया एक में, तो ये 1 लेने के बाद y में हम क्या ऐसा ले, ये 0 आए, क्योंकि रिलेशन तो वही दिखाना है, हमें 0 लाना है 3x माइनस वाई को। तो आपने अपने मन से x को 1 उठा लिया है, तो आपने इसमें 3 into 1 डाला तो ये 3 बन गया। और 3 माइनस क्या होगा? 3 ही होगा। तो y को आपको क्या लेना पड़ेगा? 3, तभी तो वो 0 होगा। तो 3 1 3, मतलब वो 1 और 3 को उसमें डालो, तो क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि 3 into 1 माइनस 3 दैट इज 0। तो हमने x की जगह क्या लिया? 1, और y की जगह क्या लिया? 3। तो मेरा एक रिलेशन डेवलप हो गया 1 का 3 के साथ, जो कि हमारे इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। उसी तरीके से अब हम 1 के बाद 2 लेते हैं, तो यहाँ जब 2 डालेंगे तो 2 3 6 होगा, और 6 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें? 6 करें, तभी तो 0 आए। तो 2 के साथ हमको क्या लेना पड़ा? 6 लेना पड़ा। उसी तरह से मैंने यहाँ 3 लिया, तो 3 3 क्या हो गया? 9 हो गया। और 9 माइनस 9 होता है 0, तो y को क्या लेना पड़ा? 9 लेना पड़ा। और आगे फिर 4 लिया, तो 4 3 क्या हो गया? 12 हो गया। तो 12 माइनस 12 0 होता है, तो y को 12 लेना पड़ा। फिर 5 अगर लेते हैं, तो देखिए 5 लेंगे तो 5 3 15 होगा, और 15 में माइनस क्या करना पड़ेगा? 15। और जो भी x और y है वो फॉर ऑल x y कहाँ बिलोंग करते हैं? सेट के अंदर। और इस सेट में 15 है ही नहीं, तो हम आगे 5 15 नहीं ले पाए। 5 तो ले पा सकते हैं, 5 तो है इसके अंदर, लेकिन 5 के साथ फिर हमको क्लब करना पड़ा 15 को, और जो कि 15 यहाँ है ही नहीं, तो मैं उसको नहीं लिया। तो ये हमारा सेट बन गया, जो सेट उसका रिलेशन का नाम हुआ आर। इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो आपको याद होगा कि रिफ्लेक्सिव में वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करेगा। तो क्या इस सारे एलिमेंट्स को जो हमने यहाँ लिखा है इस तरीके से, तो क्या यहाँ पे 1 का 1 के साथ कहीं है रिलेशन? देखिए 2 का 2 के साथ है कहीं, 3 का 3 के साथ है कहीं, कहीं नहीं है इसमें। तो अगर ये सारे रिलेशंस में नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए सिंस 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 डॉट, यानी 14 14 तक होने चाहिए थे, लेकिन वो है नहीं। 14 14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन में कहीं नहीं है। तो अगर ये डज नॉट है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर उसके बाद हमने बात किया कि ये ट्रांजिट सॉरी सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपको याद होगी। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होगी थी? और सिमेट्रिक
सिमेट्रिक में देखिए, आपको अगर एक बार डेफिनेशन लिखवाते हैं तो सिमेट्रिक में क्या होता था कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r हो, तो इसको देख के हम लिख पाए b कॉमा a आल्सो बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू द सेट a। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर यहाँ 1,3 है तो क्या यहाँ पे 3,1 है इसके अंदर? कहीं नहीं है ना? सिंस 1,3 belongs to R, this implies 3,1 does not belongs to R। तो क्या हो गया ये? Therefore R is not symmetric। समझ आया कैसे होगा? फिर ट्रांजिटिव की बात कर लें तो ट्रांजिटिव में क्या होता था, याद करिए, 3 एलिमेंट लेते थे उसमें। और ट्रांजिटिव में एक बार डेफिनेशन आपको बता दें कि ए बी रिलेट करें आर में एंड बी सी के साथ करे रिलेट आर में। दिस इंप्लाइज क्या होता था कि ए वाला सी के साथ करना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तब हम कहते थे फॉर ऑल ए बी सी जो बिलोंग करते थे सेट ए के अंदर, तो ये ट्रांजिटिव होता था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि जब हमने कोई एक एलिमेंट लिया, मतलब एक इस सेट के अंदर एक एलिमेंट लिया या एक ऑर्डर पेयर लिया, उसके बाद वाला जो ये बी है इसमें बी ये सेम होना चाहिए। तो हमने ढूंढा भाई कि 1,3 यहाँ पे है और ये बाद वाला 3 यहाँ पहले है 3, तो हम इन दोनों को क्लब कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई 1,3 सिंस बिलोंग करता है आर में, नो डाउट कर रहा है, एंड ये भी कर रहा है 3,9 बिलोंग करता है आर में। दिस इंप्लाइज, अब देखिए पहला और आखिरी, क्या 1,9 इसके अंदर कहीं है? तो 1,9 does not belongs to R, therefore is not transitive। ये इसका आंसर होगा इस तरह से। क्लियर हुई बात आपको, ये समझ आई? तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ये जो रिलेशन था ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 जितने भी एलिमेंट सेट ए में थे उनके उसके साथ किसमें होने चाहिए, 2 है ही नहीं। फिर उसके बाद ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ क्योंकि अगर 1,3 इसके अंदर है तो इसी रिलेशन में 3,1 भी होना चाहिए, वो नहीं है। फिर ट्रांजिटिव के लिए हमने खोजा, ये बाद वाला ये शुरू में हो रहा है तो चलो दो तो मिल गए, इसमें बिलोंग करते हैं। तो 1,3 बिलोंग किया आर में, 3,9 भी बिलोंग किया आर में। तो पहला और आखिरी यानी 1,9 भी तो इसके अंदर होना चाहिए और 1,9 हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला। तो 1,9 does not belong to this relation, so therefore this relation is not transitive। So our relation is neither reflexive nor transitive and neither symmetric। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिया रिलेशन टॉपिक में, इसमें हमको ये बताना है कि जो रिलेशन दिया है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव, तीनों के बारे में बात करनी है। और जो गिवन है यहाँ पे इसमें वो है कि एक सेट है, सेट n फॉर नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर का सेट कैसे लिखते हैं? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये सेट n है। इसी सेट के अंदर जाके एक रिलेशन डेवलप कर दिया गया। किस तरह का कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इस तरीके से कंबाइंड हो कि ये रिलेशन मतलब ये फॉर्मूले को वो शो करे, और उसके साथ कंडीशन लगा दी गई कि आपका जो x है वो, क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो जो x है उन्होंने लिमिट कर दिया कि वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो आप दिमाग में आप बनाओ कि x अगर 4 से छोटा हो और x को नेचुरल नंबर भी होना है क्योंकि x और y आपका इसी के अंदर है, तो वो नेचुरल नंबर का सेट है। यानी x आपका क्या क्या हो सकता है? 4 से छोटा 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। हम 0 पे जा नहीं सकते क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो 1 2 3 आपके x हुए। तो अगर हमने R को ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था उसको मैं एलिमेंट फॉर्म में थोड़ा लिख दूं और क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने x को 1 डाला तो 1 के साथ आपका क्या हुआ? 1 + 5 6 बना, तो y क्या आया? 6 आया। यहाँ 1 डाला तो 1 + 5 6, तो y is 6। तो ये एक रिलेशन बन गया 1 का 6 के साथ जो कि इस फॉर्मूले को डिफाइन कर रहा है। फिर हम x को 2 भी ले सकते हैं बिकॉज़ वो लेस देन 4 आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने 2 लिया,
2 को 5 के साथ ऐड किया तो 2 और 7 मिल गया। फिर उसके बाद मैंने 3 भी ले सकता हूँ, तो 3 यहाँ डाला तो 3 प्लस 5 क्या हुआ, 8 हुआ। तो y क्या बन गया, 8, 3, 8 हुआ। तो x पहले y बाद में, तो x में 1 2 3 लिया, तो 1 2 3 इसमें डाला तो y क्या बन गया, 6 7 और 8 बन गया। बस इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते क्योंकि 4 से छोटा ही लेना है इसको। तो ये हमारा रिलेशन बड़े साफ तरीके से दिख रहा है। तो इसमें आपको ये देखिए कि आपका यहाँ पे 1, इसमें तो इनफाइनाइट ये नेचुरल नंबर्स का है, और मैंने ये रिलेशन जो डिफाइन किया है इसके अंदर देखिए 1 2 और 3 तो है। तो क्या यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ऐसा कुछ देख रहे हैं? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आप क्या देखते हो, उसका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, लेकिन तो यहाँ पे तो ये है ही नहीं। तो हमें क्या लिखेंगे, सिंस 1 1 2 2 3 3 does not belongs to this set R. Therefore, R is not reflexive on the set, this set, on the set natural number and on n. तो ये रिफ्लेक्सिव का चेक हो गया कि हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि हमको 1 1 2 2 3 3 में होना चाहिए था, वो नहीं है। फिर उसके बाद हमने चेक किया इसको सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए कैसे करना है आपको पता था, 1 का 6 के साथ रिलेशन हो तो 6 का 1 के साथ भी हो। क्या इसमें साफ साफ पता चल रहा है 6 1 कहीं है ही नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस 1 6 तो बिलोंग करता है इससे, but it implies 6 1 does not belongs to R. Therefore क्या हुआ, therefore R is not symmetric. किस सेट में, on the set natural number. फिर उसी तरीके से हम ट्रांजिटिव के लिए करेंगे। जब हम ट्रांजिटिव की बात करते थे तो आपको याद होगा हम 3 एलिमेंट लेते थे। तो अगर हमने 1 6 देखिए लिया तो आपको याद होगा जब a b लेते थे एंड तब कहां शुरू करते थे, b से करते थे, b c लेते थे। तो अगर हमने 1 को मान लिया तो ये पहला एलिमेंट पकड़ा 1 6 वाला, तो 6 से कोई शुरू ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। और उसको अगर मान लीजिए 6 होता भी तो 6 के साथ क्या होना चाहिए था, 6 यहाँ डालते तो क्या होता, 11 होता। तो 6 11 इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे लिखा क्या 1 6 belongs to R, but 6 11 does not belongs to R। और अगर 6 11 नहीं होता, सपोज होता तो पहला और आखिरी यानी 1 और 11 होना चाहिए था, वो भी नहीं है इसमें। एंड 1 11 1 6 belongs to R, but 6 11 does not belongs to R, and 1 11 also does not belongs to R. Therefore, R is not transitive on the set N. सेट A क्या है, 1 2 3 4 5 6, और एक रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो है x का y के साथ, वो इस तरीके से कि y जो है डिवाइड हो जाए x से, मतलब y is divisible by x। अब इसको चाहे तो आप सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में यानी एलिमेंट फॉर्म में लिख के दिखाएं तो बहुत लंबा जाएगा ये, तो उससे अच्छा है कि ये सिंपल लॉजिक से हम इसको लिख सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको रिलेशन को एलिमेंट फॉर्म में लिख के तब हम किए थे, इसको हम डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हमने यहाँ पे लिखा कि रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए चेक करना है, और रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए x is divisible by x, याद है ना आपको, सेम रिलेशन उसका खुद के साथ होना चाहिए, और रिलेशन का नाम क्या है, is divisible of, और यहाँ y और यहाँ x है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ भी x और यहाँ भी x, या यहाँ भी y यहाँ भी y, जो भी आप रखते हो, लेकिन आपको x ही करना होगा। तो x is divisible by x, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं x is divisible by x, तो आपके लिए सेट का नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या 1 1 के साथ डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो क्या 1 1 ये बैठेगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 है ना, y is divisible by x, तो बाद वाला डिविजिबल हो पहले वाले से, यानी पहला वाला बाद वाले को पूरा का पूरा कैंसिल करें, तो 1 कैन डिवाइड 1, करेक्ट। इवन आई कैन से 2 आल्सो, 2 कैन डिवाइड इटसेल्फ, 3 कैन डिवाइड इटसेल्फ, 4 कैन डिवाइड इटसेल्फ। तो इस तरीके से ये वाले तो हमारे पास सारे आ गए इस रिलेशन के अंदर। इस रिलेशन के अंदर क्या ये मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि ये सारे इस हमारे फॉर्मूले को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें लिखा था y is divisible by x,
तो y ये है, y ये है, y ये है, y ये है। 1 is divided by 1, 2 is divided by 2, 3 is divided by 3। और हमें रिफ्लेक्शन में क्या देखना होता है, सेम का सेम के साथ रिलेशन। तो ये हमारा सारा ये इसके अंदर है, तो यानी कि ये चीज हमारी बिलोंग कर गई इस रिलेशन के अंदर, है ना। तो देयरफॉर R is reflexive on the set A, on the set A, करेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक यहाँ पे y is divided by x है, यानी कि बाद वाला कैंसिल हो रहा है पहले वाले से, तो हमको यहाँ क्या लिखना होगा, x is related to y। What do you mean by this? इसकी मीनिंग ये हो गई कि x, y belongs to R, then y, x does not belongs to R। एग्जांपल देखिए, हमने एक बार फिर से बता दिया कि अगर ये x, y एक एग्जांपल हमने उठाया यहाँ से कुछ इस तरीके का कि जैसे 2, 4, तो 2, 4 में 2 कैन डिवाइड 4, बट क्या हम 4, 2 लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ बोल सकते हैं कि 4 कैन डिवाइड 2? नहीं बोल सकते। तो जब हम उल्टा इसमें नहीं लिख पाएंगे इस रिलेशन में, तो ये क्या होगा, y, x R में बिलोंग नहीं किया। और जब y, x will not belongs to R, तो हम क्या कहेंगे, R is not symmetric on, किस सेट की बात कर रहे हैं, A की बात कर रहे हैं, on A। फिर इसके बाद हमको ट्रांजिटिव की बात करनी है। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, हम ट्रांजिटिव में ऐसे करते थे, आज आपको 3 एलिमेंट लेते थे, तो x डिवाइड्स y, ठीक है, कैसे लिखा, x डिवाइड्स y, एंड बाद वाला y डिवाइड्स, ये R रिलेशन का नाम क्या है, is divisible by, तो is divisible by x मतलब x डिवाइड्स y हुआ, मतलब इसकी मीनिंग तो यही है ना, x, y का मतलब क्या है कि y is divisible by x, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x can divide y, तो x can divide y and y can, क्योंकि बाद वाले से शुरू करेंगे पहले, y can divide, सबको एक तीसरा नंबर ले लिया z, बहुत से एलिमेंट्स इसके अंदर, तो x can divide y and y can divide z। This implies क्या x can divide z? Yes, क्यों? एग्जांपल लेके सोच सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे देखिए, एक हमने ले लिया 1, 2 एंड फिर 2 से शुरू किया 2, 4, देखिए 1 can divide 2 and 2 can divide 4, can I say 1 can divide 4? This implies 1 can divide 4, तो x can divide y and y can divide z, this implies x can divide z also belongs to R, ये ऐसे लिख सकते हैं R z, बात एक ही हुई। तो therefore the given relation R is transitive, therefore R is transitive on the set A। बात समझ आ गई आपको? देखिए इसमें लिखने के तरीके में आप कंफ्यूज ना होइए, जैसे हमने ऐसे शॉर्ट में लिखा, आप ऐसे लिख सकते हो x, y belongs to R, मतलब क्या हो कि ये जो रिलेशन है वो बिलोंग कर रहा है हमारे सेट R में, वो R नाम का सेट क्या है, उसको हम कैसे पढ़ते हैं, is divisible of, is divisible by, तो x is, ये y है पहले, तो y is divisible by x एंड इसको ऐसे लिखा y, z belongs to R, इसकी मीनिंग क्या हुई, यही मीनिंग यहाँ लिखा मैंने, क्या कि z is divisible by y, y is divisible by x, यानी दूसरा वाला फिर पहले वाले से, दूसरा वाला पहले वाले से, तो हम ये क्या बोलेंगे, z is divisible by y। This implies, इसी को फिर से ऐसे लिखते हैं कि x, z does not belongs to R, तो एक ये भी लिखने का नोटेशन हो गया और एक ये भी, मीनिंग तो वही चल रही। इसकी मीनिंग कैसे पढ़ेंगे, R का मतलब यहाँ पे क्या है, is divisible by, तो x is x to y, मतलब क्या हुआ, y is divisible by x, y is divisible by x, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, z is divisible by y, तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि x and x related y का मतलब z is divisible by x,
तो ये ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x, y belongs to r, r मतलब is divisible by, तो y is divisible by x, z is divisible by y, therefore this implies z is divisible by x। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो r is transitive on the set A। ये आंसर हो गया इसका। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x, y belongs to r, ये सेम चीज है ना, लिखने का बस तरीका अलग अलग है। एंड y, z belongs to r, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, x, z also belongs to r। सिंपल। देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फिर से वही चेक करना है। अभी हम सारी चीजें चेक कर रहे हैं और एक नया रिलेशन डिफाइंड हो गया यहाँ पे, किस सेट के अंदर, सेट z, z मतलब इंटीजर। अब ये रिलेशन जो है इसमें x, y जो है वो इस तरीके से रिलेट हुआ है कि x को y में सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इंटीजर आएगा, वो ये बोल रहे हैं और इसको हमें फॉलो करना है। जो ये बोल रहे हैं उसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिवली जब आप चेक करते हो यहाँ पे, वो क्या होता है, वो ये होता है कि x, y में आपको दोनों सेम लेना पड़ता है, सेम रिलेशन सेम के साथ देखना पड़ता है। तो x, x क्या बिलोंग करता है R में, तो देख लेते हैं करेगा क्यों, क्योंकि x माइनस x इज इक्वल टू 0 एंड 0 बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर है ना सेट में। तो कोई भी एलिमेंट लें उसको उसके साथ अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस फॉर्मूले में तो वो इंटीजर ही आएगा, क्योंकि वो हमेशा 0 आएगा। तो इसलिए क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया। दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, in the set Z, in the set Z। तो सिमेट्रिकली करें, सिमेट्रिकली आपको याद होगा अगर x y बिलोंग करता है इसमें तो y x भी बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं, उसको एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि अगर मैंने x को इंटीजर लिया 4 और y को एक इंटीजर लिया 6, तो 4 माइनस 6 क्या आया, -2। -2 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ठीक है भाई 4, 6 इस सेट में इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो क्या 6, 4 भी करेगा, देखिए 6 माइनस 4 क्या है, 2, 2 भी क्या है, इंटीजर है। ये मत सोचिएगा कि दोनों सेम आना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए इसके साथ, जो जो डिफरेंस होगा वो इंटीजर होना चाहिए। तो अगर हमने 4, 6 लिया वो इंटीजर आता है, तो 6, 4 भी तो इंटीजर आया। सब्ट्रैक्ट करने पे, सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि इसका रिलेशन का नाम है सब्ट्रैक्ट करो आप, तो सिमेट्रिक हो गया है। तो कैसे लिखते हैं इसको, x, y belongs to R, this implies y, x also belongs to R, therefore R is symmetric in the set Z। फिर ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव लिए आपको याद है ना, 3 इंटीजर हम ले लेंगे इसमें। तो 3 इंटीजर के लिए हमने क्या किया, x, y बिलोंग करा दिया अपने मन से R में, एंड y जो खत्म हो उसे शुरू करिए, y, z also belongs to R। तो this implies x, z also belongs to R। क्यों ऐसा हुआ, एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे अगर हमने यहाँ पे 1, 2 ले लिया और यहाँ से 2, 3 ले लिया, तो 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है ये भी ये करता है। 2, 3 यानी 2 माइनस 3 बिलोंग कर रहा है इसमें R में। तो x, z यानी x क्या था 1 और z क्या है 3, और 1, 3 क्या हुआ 1 माइनस 3 दैट इज व्हाट -2। -2 क्या है, इंटीजर। तो ये तो ऑब्वियस है ना कि अगर ये x माइनस y इंटीजर है, y माइनस z इंटीजर है, तो x माइनस z भी इंटीजर होगा। तो दिस इंप्लाइज x, z इज आल्सो इंटीजर। तो इस तरीके से हमने ये भी कह दिया कि दिस इंप्लाइज देयरफॉर हमारा R क्या है, R इज ट्रांजिटिव इन द सेट Z। अब इसमें देखिए अगर R इज ट्रांजिटिव इन Z हो गया, तो एक बात खास देखा आपने कि ये रिलेशन जो दिया था, ये पहली बार ऐसा एग्जांपल हमने लिया कि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जब ऐसा कोई रिलेशन जो तीनों हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा यहाँ R को हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है,
देखिए एक और क्वेश्चन हमने लिया कि एक रिलेशन आर दिया हुआ है, वो सेट के अंदर, सेट कैसा है, ए है, और सेट का नाम क्या है, वो है कि ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। फिर से देखिए, आर को डिफाइन अभी नहीं किए, आर को डिफाइन यहाँ करेंगे, लेकिन सेट ए को इन्होंने डिफाइन किया है कि सेट ए है क्या। सेट ए है कि जो भी लोग रहते हैं एक टाउन में एक टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो वो एक समय पे कहाँ पे है, इन अ सेम टाउन पे है। तो ये आपको मान के चल रहा है तो सेट का नाम है कि जैसे मान लीजिए कि वाराणसी, अब वाराणसी में एक समय पे वो सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा है, तो पहला सेट का नाम है, पहला रिलेशन का नाम है, उसी सेट के अंदर कहा गया कि उसमें दो बंदे ऐसे हैं जो एक्स और वाई हैं, वो काम कर रहे हैं एट द सेम प्लेस। तो अगर हमें इसको रिफ्लेक्टिवली चेक करना है तो ओरली आप कह सकते हो उसमें, और लिखना आपको आ ही गया कैसे लिखते हैं, अभी इसमें लिख लिख के हमने दिखाया आपको कि x एंड y है, तो दोनों को x x ले लो, x एंड x यानी मैं और खुद मेरा, मैं दोनों, मैं खुद ही हूँ, दोनों लोग एक ही बंदे हैं, वर्क एट द सेम प्लेस। बिल्कुल बात सही कि वो बंदा खुद का, खुद के साथ ही तो काम करेगा, तो वर्क एट द सेम प्लेस, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर अगर x और x y के साथ मिलके एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो y भी तो x के साथ ही होगा उस जगह पे, तो जो x y के साथ है तो y भी x के साथ होगा, तो ये भी हो गया रिफ्लेक्सिव। अब तीसरा कि x अगर y के साथ है और y अगर z के साथ है, मतलब x और y एक जगह पे काम कर रहे हैं और y और z भी उसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि x और z भी उसी जगह पे काम करेंगे, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो r हमारा ये पहला वाला क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि तीनों उसमें हो गए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। दूसरा वाला भी एकदम इसी तरह से, देखिए कि ये रिलेशन थोड़ा सा उन्होंने अंदर कर दिया कि ये रहते हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम प्लेस पे वो रह रहे हैं, तो x खुद के साथ रहेगा ही रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर x y के साथ रहता है तो ऑब्वियस है y भी x के साथ रहेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सॉरी सिमेट्रिक हो गया। और अगर x y के साथ रहता है, y z के साथ रहता है, तो ऑब्वियस है x भी z के साथ रहेगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये वाला रिलेशन भी क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये वाले रिलेशन को देखिए, x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। अब हम ये कहते हैं कि x अगर हमको रिफ्लेक्सिव में चेक चेक करना है तो दोनों बंदों को सेम होना चाहिए, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than x, यानी कि मैं खुद से टॉलर खुद का हो जाऊं, ये कैसे पॉसिबल है कि मेरी जो भी हाइट है मैं अपनी हाइट का 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे होऊंगा, तो x का x के साथ रिलेशन नहीं बैठा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। फिर हमने कहा कि अगर x टॉलर देन y है 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, ध्यान दीजिए x इज टॉलर देन y एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, एंड हमने कहा कि y भी टॉलर है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर z से, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, नहीं, क्योंकि वो 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। और सिमेट्रिक को तो आपको बताइए कि अगर x टॉलर है y से 7 सेंटीमीटर, तो क्या y टॉलर होगा x से, उल्टा नहीं, तो शॉर्टर होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, है ना, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम ये 7 सेंटीमीटर इसको मिटा दें और फिर पढ़ें कि x इज एग्जैक्टली हटा दें, x इज टॉलर देन y, तो x इज टॉलर देन x हो सकता है क्या, खुद का खुद के साथ टॉलर नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। फिर हमने कहा कि x इज टॉलर देन y, तो क्या y इज टॉलर देन x होगा, नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। लेकिन तीसरा वाला ध्यान दीजिए, x इज टॉलर देन y, है ना, x इज टॉलर देन y एंड y इज टॉलर देन z, तो ऑब्वियस है ना कि x इज टॉलर देन z होगा, बोलिए। तो ये वाला इस बार ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन अगर हमने यहाँ लिख दिया x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, तो ये इस वर्ड की वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि x जो है z से 14 सेंटीमीटर डॉलर हो जाएगा, डॉलर तो होगा लेकिन 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, और जब ये हटा देंगे तो ये ट्रांजिटिव
हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। ये वाला देखिए रिलेशन, x इज वाइफ ऑफ y, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, सेम लेटर ले लेते हैं। तो x इज वाइफ ऑफ x, क्या खुद बंदा खुद की वाइफ होगा, नहीं होगी, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। लेकिन हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है, मान लिया कि x इज वाइफ ऑफ y, तो क्या y इज आल्सो वाइफ ऑफ x, नहीं, वो तो हस्बैंड होगा ना, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z, ये तो हो ही नहीं सकता, तो सेंस ही नहीं बैठा, तो ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ ये। फिर लास्ट वाला देखिए, x इज द फादर ऑफ y, तो क्या x इज द फादर ऑफ x हो सकता है, खुद अपने खुद का पिता हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक, x is the father of y, तो कहने से कि y is also the father of x, never, y is the son of x ना, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हम ट्रांजिटिव के लिए कहें कि x is the father of y and y is the father of z, है ना, तो x is the father of z, no, x is the grandfather of z, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो ना तो ये सिमेट्रिक हुआ, ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ, और ना ही ट्रांजिटिव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसमें हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का रिलेशन कौन सा है कौन सा नहीं है। पहला रिलेशन देखते हैं, इज पैरेलल टू। अब इस पैरेलल टू के रिलेशन में हम कहते हैं कि भाई अगर कोई बंदा x है और x इज पैरेलल टू x, बिल्कुल है, ये हमने शुरू में बताया था आपको कि कोई भी चीज अपनी खुद की पैरेलल होगी उसको मान के आपको चलना है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, नो डाउट। फिर हमने कहा कि अगर x इज पैरेलल टू y है, ओके, x इज पैरेलल टू y एंड ऐसे करके लिख दिया, x इज पैरेलल टू y, r का नाम, r की मीनिंग क्या है यहाँ पे, इज पैरेलल टू, तो हम कैसे पढ़ेंगे, x इज पैरेलल टू y, तो क्या y इज पैरेलल टू x होगा, क्या ये होगा, बिल्कुल होगा। जैसे देखिए ये लाइन हमने एग्जांपल दिया था आपको कि ये x है लाइन, ये y लाइन है, तो x इज पैरेलल टू y, तो क्या y भी पैरेलल है x के, यस, तो ये आपका क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन लेने होते हैं, तो अगर x पैरेलल है y के एंड ये हम मान के चल रहे हैं कि ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, y इज पैरेलल टू, सॉरी तीसरा लेटर लीजिए z, तो x इज पैरेलल टू y, y इज पैरेलल टू z, यानी कि ये x ये y और ये z, x पैरेलल है y के, y पैरेलल है z के, तो x भी पैरेलल होगा z के, दिख रहा है x पैरेलल है z के, तो दिस इंप्लाइज x इज पैरेलल टू, तो बहुत तरीके से ले सकते हैं y, सॉरी z, x इज पैरेलल टू z, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये वाला रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब ये रिलेशन देखिए, इज परपेंडिकुलर टू, अब कोई भी x खुद का परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ध्यान दीजिए, पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, तो इस परपेंडिकुलर टू में ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। हाँ, x अगर परपेंडिकुलर है y के, तो दिस इंप्लाइज y भी परपेंडिकुलर होगा x के। जैसे अगर हमने ये एग्जांपल दिया कि ये x है और ये y है, तो x परपेंडिकुलर है y के, तो y भी परपेंडिकुलर है x के, दोनों एक दूसरे के लिए 90 डिग्री बराबर है, तो ये सिमेट्रिक तो हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, अगर x परपेंडिकुलर है y के और y परपेंडिकुलर है ये z के, तो ये लाइन y है और ये लाइन z है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या x z के परपेंडिकुलर हुआ, नहीं हुआ, x तो ये है z तो ये है, दोनों पैरेलल हो गए, तो ये वाला रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो ये वाला रिलेशन क्या हुआ, सिर्फ सिमेट्रिक होगा। इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन में देखिए, क्या x इज ग्रेटर देन x हो सकता है क्या, ये चीज, क्या खुद का बंदा खुद से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। फिर इज ग्रेटर देन में अगर हमने कहा कि x इज ग्रेटर देन y है, तो क्या y विल बी ग्रेटर देन x होगा, उल्टा नहीं होगा, वो तो छोटा हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब अगर x ग्रेटर देन y है, x is greater than y and y is greater than z, so this implies x is greater than z, तो ये तो सही बात है भाई, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया।
ये सिर्फ ट्रांजिटिव होगा। फिर चौथा देखिए, इज अ फैक्टर ऑफ। इज अ फैक्टर ऑफ में मतलब कि अगर हमने कहा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, क्योंकि 2 डिवाइड करता है 4 को, है ना, तो हम उसके सेम ले लें। 2 इज अ फैक्टर ऑफ खुद का 2 का होगा, खुद का खुद नंबर काटता है, खुद का खुद नंबर डिवाइड करता है, तो x इज अ फैक्टर ऑफ x। ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, नो डाउट, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर सिमेट्रिक के लिए, अगर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 means 2 can divide 4, तो क्या 4 can be the factor of 2? नेवर, 4 तो मल्टीपल होता है 2 का, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगर 2 is a factor of 4 and 4 suppose is a factor of 8, obvious है, 2 can divide 4, so 2 is a factor of 4, 4 can divide 8, so 4 is a factor of 8, so this implies 2 can be the factor of 8, yes, but 2 can divide 8, तो ये ट्रांजिटिव भी हुआ, करेक्ट। तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों हुए। फिर इज मल्टीपल ऑफ, अब मल्टीपल के लिए आपको पता है, अब जैसे ये ले लिया कि 4 is a multiple of 4, why? Because 4 can divided by 4, है ना, तो 4 can divided by 4, so this is the reflexive। अगर हमने ये लिखा 4 can divided by 2, तो 4 is a multiple of 2, ठीक है बात, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 can divided by 4, 2 is a multiple of 4, therefore 2 is a factor of 4, 2 can divide 4, but 2 cannot divided by 4, so this is not a symmetric, this is only reflexive। और ट्रांजिटिव के लिए कह रहे हैं कि अगर 4 इज अ फैक्टर ऑफ 2 एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ सपोज 1, सॉरी 4 is a multiple of 2 and 2 is a multiple of 1, this implies 4 is a multiple of 1, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक सेट दिया हुआ है A, जो कि रियल नंबर का सेट है, और R से थोड़ा कंफ्यूज क्यों होगा, R इज नॉट रियल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज R मींस रिलेशन। तो एक रिलेशन डेवलप किया गया है अंदर, किसमें, सेट A के अंदर। सेट A कौन है, रियल नंबर है। इस तरीके से कि A को B के साथ रिलेट किया गया है, कब, जब A माइनस बी लेस देन 5 हो तब, और जहां पे A और B कहाँ है, बिलोंग करते हैं सेट A में करते हैं। सेट A कौन है, रियल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में एक बात और हम आपको ऐड कर लें कि यहाँ लिखा हुआ है जस्टिफाई योर आंसर। अब जस्टिफाई योर आंसर की मीनिंग क्या हुई कि हम यहाँ पे अपने एग्जांपल्स लेकर के भी शो कर सकते हैं। तो सेट का नाम आपको बताइए, हमने बताया था रियल नंबर है, और आर का रिलेशन क्या है कि वो a माइनस ए का रिलेशन b के साथ ऐसा हो कि हमेशा पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करो तो लेस देन 5 आए। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम सोचते हैं, तो आप बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होगा, सेम का सेम के साथ, खुद का खुद के साथ, यानी कि हम कह सकते हैं a माइनस ए इज लेस देन 5, क्यों, क्योंकि 0 इज लेस देन 5, अब 0 इज लेस देन 5 हो गया और ये ट्रू हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, a कॉमा a बिलोंग्स टू r, दिस इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए आप बताइए कि अगर हमने यहाँ पे कहा कि कोई एक एग्जांपल लेकर कोई जस्टिफाई करना है, तो एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मैंने मान लिया a को फिलहाल कुछ देख लिए 3 और b को हमने मान लिया 10, ठीक है, कोई भी नंबर, ऐसा नंबर लेकिन ले लीजिएगा कि ये नंबर जो a कॉमा b हो वो जरूर बिलोंग करे R में। तो हमने ऐसा ही नंबर लिया, देखिए 3 माइनस 10 दैट इज व्हाट, -7, और -7 क्या है, लेस देन 5, यानी कि यहाँ से 3, 10 बिलोंग्स करता है R में, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 10 इज लेस देन 5, -7 इज लेस देन 5, और दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा है तो क्या 10 माइनस 3, ये देखिए 10 माइनस 3, तो ये क्या हो गया, 10 माइनस 3 क्या हो गया, 7 हो गया, और 7 जो होगा क्या वो बिलोंग करेगा आर में, 7 क्या है, 7 को आपको लेस देन 5 होना चाहिए, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 7 इज मोर देन 5 हो गया, जबकि 7 को क्या होना चाहिए था, लेस देन 5। तो 7 अगर हमारा यहाँ आ गया उल्टा करने पे और ये रिलेशन को जस्टिफाई नहीं किया,
तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ कहेंगे कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक। एक बार फिर से देखिए, कुछ नंबर्स आपको सेलेक्ट करने हैं इस तरीके से कि पहला वाला जो a कॉमा बी है वो a कॉमा बी आपका इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो हमने इस तरीके से ही नंबर लिया, हमने a की जगह 3 ले लिया, आप अपने कुछ और भी नंबर ले सकते हो। तो 3 कॉमा 10 लिया, तो 3 माइनस 10 दैट इज लेस देन 5, तो ये माइनस 7 हमेशा लेस देन 5 होता है, तो ये तो बिलोंग करा दिया मैंने। अब इसका उल्टा करेंगे, तो 10 माइनस 3, और 10 माइनस 3 क्या आया 7, और 7 क्या है लेस देन 5 है, नहीं है, तो 7 बिलोंग नहीं किया इस रिलेशन में, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि सिंस a b belongs to R, this implies b a does not belongs to R, therefore R is not symmetric in real number set A या on set A। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए भी आप नंबर कुछ ऐसे सेलेक्ट करो, आपको याद होगा ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती थी कि a b अगर बिलोंग करता है R में, एंड ये हमको मानना पड़ता था कि ये बिलोंग करे इस रिलेशन में, और एक और b c ये भी रिलेशन बिलोंग करना चाहिए R में। दिस इंप्लाइज a c बिलोंग करता है अगर R में, तब हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। तो अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो हम क्या करें, एग्जांपल और ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या कर लेते हैं कि मान लिया लेट a इक्वल टू, हम मान लेते हैं 4 एंड b इक्वल टू 0। कैसे माना देखिए, 4 माइनस 0 राइट, क्या लेस देन 5 है कि 4 इज लेस देन 5 होता है, तो ये वाला तो सही हो गया। और फिर b के साथ ही शुरू करना है, तो b अगर 0 है तो मैंने c को इस तरीके से माना -4। अब देखिए c को -4 माना, तो 0 माइनस ऑफ -4 क्या आया 4 आया, और 4 क्या है लेस देन 5 है, तो ये भी बैठ गया। तो 4 0 -4 हमने कुछ अपनी वैल्यू ऐसे बना दी। अब हम यहां से कह सकते हैं कि a c यानी 4 -4, तो क्या होगा 4 -4, 4 -4, 4 -4 के लिए क्या करेंगे, a b यानी 4 -4, तो 4 माइनस ऑफ -4 दैट इज व्हाट 8, और 8 क्या है लेस देन 5 है, नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि a b belongs to R एंड b c belongs to R, देखिए दोनों बिलोंग कराए, 4 0 यहाँ देख लीजिए, 4 0 belongs to R एंड b मतलब 0, c मतलब -4 बिलोंग करता है आगे, क्योंकि ये डिफाइंड हो रहा था। तो इन दोनों के डिफाइंड होने के बाद भी देन 4 -4 यानी कि a b यहाँ पे क्या लिखेंगे हम a c does not belongs to R, यानी कि 4 -4 does not belongs to R। क्यों क्यों नहीं बिलोंग किया, क्योंकि 4 -4 का मतलब a b का, a b मतलब 4 माइनस ऑफ -4 दैट इज +8, और 8 इज लेस देन 5 है, नहीं है, वो तो मोर देन 5 हो जा रहा है, तो ये हमारा इस रिलेशन में नहीं आया, तो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव। तो R is not a transitive, even R is not a symmetric also, but R is reflexive। reflexive क्यों, क्योंकि a a लिखा, तो a a का मतलब a माइनस a, वो 0 आता है, हमेशा 0 आएगा, 0 हमेशा छोटा होगा 5 से, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ये क्वेश्चन देखिए हमने जो लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें ये लिखा है कि शो दैट द रिलेशन S इन द सेट R ऑफ रियल नंबर्स। अब आप थोड़ा सोचेंगे कि भाई हर बार हमने क्वेश्चन में रिलेशन R लिया था, इस बार रिलेशन S क्यों लिया। तो हमने ये कहा कि ये जो सेट R रियल नंबर है, रियल नंबर को भी R से इन्होंने डिनोट किया, इसलिए थोड़ा लेटर चेंज कर दिया। अब इस सेट का कोई भी नाम दे सकते हैं, तो रिलेशन का नाम इस बार S दे दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डिफाइंड हुआ है, ये रिलेशन जो ऐसा है कैसे डिफाइंड हुआ है कि आर नाम के सेट में, मतलब रियल नंबर के सेट में से दो एलिमेंट ऐसे उठाना है, ऐसे रिलेशन बनाना है ए का बी के साथ कि ये इसको फॉलो करे। कैसे फॉलो करे कि पहला वाला लेस और इक्वल देन हो दूसरे वाले के क्यूब के, ध्यान दीजिएगा। तो हमको ये शो करना है कि अगर ऐसा रिलेशन हमने किया है तो वो हमको शो करना है नाइदर रिफ्लेक्सिव
तो वंस अगेन इन दिस क्वेश्चन आई टोल्ड यू कि एक रिलेशन है हमारा एस नाम से, उसमें इस तरीके से हमको शो करना है इस रिलेशन में कि जो भी ए बी के साथ रिलेट हो तो ए वाला बंदा लेस और इक्वल देन हो बी क्यूब से। तो हमको इस रिलेशन को शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी ना हो, सिमेट्रिक भी ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो। तो हम अगर बात करें रिफ्लेक्सिव के लिए, तो आप बताइए कि अगर रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, ए का ए के साथ यानी खुद का खुद के साथ। तो अगर ए का ए के साथ कर ले, मान लीजिए मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू 2, लेट, तो क्या 2 इज लेस और इक्वल देन 2 क्यूब होगा क्या? आप बताइए, क्या 2 लेस और इक्वल देन 2 क्यूब होगा? यहाँ पे आप कह सकते हैं सर इक्वल साइन लगा है, तो हो सकता है हो। तो क्या 2 इज लेस देन या इक्वल टू 2 क्यूब है यहाँ पे, और मैंने यहाँ लिखा है 8, तो 2 लेस और इक्वल देन 8, तो 2 लेस और इक्वल देन 8 तो बैठ गया, लेकिन हमें वो चीज बैठानी है जो ना हो, क्योंकि आपको शो करना है नाइदर रिफ्लेक्सिव। तो हमें वो एग्जांपल खोजना होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप सारे एग्जांपल के लिए ये ट्रू हो रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा एग्जांपल खोजो जिसके लिए ट्रू ना हो। तो हमने फिर इसको हटा दिया, क्योंकि इसमें तो ये हो रहा था, है ना, 2 लेस और इक्वल देन 8 होता ही है। लेकिन हम ऐसा कुछ ले लें कि अगर a इज इक्वल टू सपोज 1/3, कुछ ऐसा ले लिया। अब देखिए a का a के साथ, तो a इज लेस और इक्वल देन a क्यूब हमें ये लिखा है। अब 1/3 यहाँ लिखा, लेस और इक्वल देन a क्यूब का मतलब 1/27, ठीक है ना, 1/3 का होल क्यूब 27। तो क्या 1/3 छोटा होगा 1/27 से? नहीं होगा, क्योंकि 1/3 बड़ा है 1/27 से। और क्या इक्वल होगा? इक्वल तो है ही। तो ये वाला रिलेशन हमको शो नहीं हो पाया, ये वाला रिलेशन को निकालना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये एग्जांपल ना खोज के ये एग्जांपल खोजना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंस a इज नॉट इक्वल टू a क्यूब, तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो ये नाइदर रिफ्लेक्सिव हो गए इस एग्जांपल। ऐसे बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हो, फ्रैक्शन में लोगे तो हमेशा फ्रैक्शन वाले नंबर में ये हमेशा बैठ जाए, और ऐसे अगर आप जब भी नेचुरल नंबर्स में लोगे तो कभी नहीं बैठेगा, तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हमें रिफ्लेक्सिव नहीं करना था, तो हमें नहीं करना है, तो हमें ऐसे एग्जांपल खोजे हैं जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव ना हो। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव का केस। फिर उसके बाद हमको चलना है सिमेट्रिक के लिए। देखिए सिमेट्रिक के लिए भी आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स खोजने होंगे कि जैसे इसमें हम ऐसा कुछ एग्जांपल बना लें कि जिससे ये ना हो। तो हमने मान लिया फॉर सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक के लिए हमने क्या कर लिया कि ए को हमने 1 मान लिया, लेट a1 एंड b 2। तो अब देखिए, आप सिमेट्रिक के लिए आपको क्या होता था, a, b अगर बिलोंग करता था आर में, ध्यान दीजिएगा a, b को बिलोंग कराना पड़ेगा आर में। तो हमने वो कुछ ऐसे एग्जांपल उठाया कि 1 इज लेस और इक्वल देन 2 क्यूब, बैठ रहा है, 1 इज लेस और इक्वल देन 8 है, तो ये तो ठीक है। तो दिस इंप्लाइज b, a उल्टा सिमेट्रिक में डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से देखिए ये रिलेशन बैठ रहा है, तो यहाँ पे b की जगह कौन है, 2 है, 2 इज लेस और इक्वल देन, सेम रिलेशन लिखना है, 2 इज लेस और इक्वल देन 1 क्यूब। क्या ऐसा हो पाएगा? डज नॉट, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, 2 बड़ा हो जाता है, लेस और इक्वल का साइन यहाँ नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ था। तो दिस इंप्लाइज ये गलत हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक इन दिस सेट, इन द सेट आर, सेट आर में। फिर बात आई ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के केस में भी कुछ ऐसे सोचेंगे। ट्रांजिटिव के केस में क्या सोच ले, फॉर ट्रांजिटिव हमको क्या शो करना है कि नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ट्रांजिटिव ना हो। तो हमने फिर से, अब ट्रांजिटिव में आपको पता होगा कि 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी कर लेते हैं। तो ए जैसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए इज लेस और इक्वल देन बी, ये मानना पड़ेगा, पहली चीज तो ये बात होगी। एंड ये भी मानना होगा कि बी इज लेस और इक्वल देन सी क्यूब। ऐसे मान के तब हम ये प्रूव करेंगे, दिस इंप्लाइज पहला वाला आखिरी वाला, ए does not belongs to CQ or does not less or equal to CQ, ये हमें शो करना है।
तो हम क्या कर लें, एग्जांपल ले लें। ए को हमने कुछ मान लिया, चलिए हम ए को मान लेते हैं 80 और बी को हमने मान लिया, सपोज करिए कुछ ऐसा बैठा दीजिए यहाँ पे कि ये वाला पहले ट्रू हो जाए। तो 80 अगर हम यहाँ रखते हैं और यहाँ पे हमने रख दिया मान लीजिए 2, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और ये क्या है 80। तो 80 इज लेस और इक्वल देन 8, नहीं बैठा तो हमने कुछ और लिया, फिर 5 लिया। तो अब 5 टू का आप यहाँ रखो, 5 का क्यूब मतलब 125 125 और यहाँ क्या है 80, तो 80 इज लेस और इक्वल देन 125 बैठ गया। ये ले लिया एग्जांपल। फिर इसके साथ ही साथ हमें बी का सी के साथ भी बैठाना है कि मान के चलना है ये दोनों ट्रू होंगे, तो इन दोनों के ट्रू होने से हम ये कहते हैं कि ये ट्रू नहीं है। तो बी 5 लिया और अब हमको सी भी लेना होगा इस तरीके का नंबर जो कि इससे बड़ा हो, सी क्यूब। तो हमने यहाँ ले लिया, सपोज करिए सी को 2। अब देखिए यहाँ 5 रखा आपने, यहाँ 2 रखा, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 5 क्या होता है छोटा होता है 8 से, तो ये भी ट्रू हो गया। तो इस तरीके से नंबर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें आपके अपने भी एग्जांपल्स ले सकते हो, कोई भी नंबर उठा के, लेकिन ऐसे लो कि ये भी ट्रू रहे और ये भी ट्रू रहे, तो ये वाला इससे ट्रू ना हो, तो हमको यहाँ शो करना है नॉट सिमेट्रिक। तो कैसे शो करेंगे देखिए, अब हमने यहाँ पे कहा कि ए के लिए लिखा भाई 80 इज लेस और इक्वल देन 5 का क्यूब, ट्रू हो गया। एंड इसके लिए क्या 5 इज लेस और इक्वल देन 2 का क्यूब, ये 8 है, ये भी ट्रू हो गया। दिस इंप्लाइज पहला वाला और आखिरी वाला 80, देखिए ए क्या है 80 और सी क्या है 2, तो 80 इज 2 का क्यूब, ये 8 है और ये 80 है, तो क्या 80 8 से छोटा होगा, नहीं होगा, नॉट, तो बैठ गया ना। तो हमने ये दिखा दिया क्या कि अगर a लेस और इक्वल देन b क्यूब है एंड b लेस और इक्वल देन c क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ कि a इज नॉट लेस और इक्वल देन c क्यूब। दैट मींस हम कैसे लिखेंगे इसको, अपना जैसे डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्या होती है a b बिलोंग्स टू r, सॉरी इस बार हम बिलोंग्स टू s लिख देते हैं, इस सेट का नाम क्या है, रिलेशन का नाम है s, एंड b c belongs to s. This implies a c does not belongs to s. For all a b c belongs to set r, तो this r is sorry s is not transitive। तो इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एन को एक सेट माना, उस सेट के अंदर गए और एक रिलेशन को डिफाइन किया। उस रिलेशन का नाम क्या है, उस रिलेशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस रिलेशन में क्या होगा कि एक ऑर्डर पेयर ए बी रिलेट करेगा दूसरे ऑर्डर पेयर सी डी के साथ कुछ इस तरीके से कि ये कंडीशन फॉलो हो जाए। उन्होंने ये बोला है कि इस कंडीशन को फॉलो करना है हर एक रिलेशन में, एक ऑर्डर पेयर का दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ। कैसे, देखिए पहला वाला और आखिरी वाला a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय जो बच गया b प्लस सी इक्वल होना चाहिए b इंटू सी के, b इंटू सी के, और जो बच गया a प्लस डी के। ये रिलेशन को डेफिनेशन होगी। और अगर ऐसा है तो हमको ये शो करना होगा कि जो ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए काम करेंगे तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ, तो हमको क्या लिखना होगा a b रिलेट करना चाहिए a b के साथ, और अगर ये करता है तो इसको फॉलो करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये देखिए पहला वाला, यहाँ पे देखिए AD पहला और आखिरी, तो यहाँ पहला और आखिरी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे a इंटू बी, फिर ब्रैकेट b प्लस सी, यहाँ पे कौन है b प्लस सी, ये इधर का और ये इधर का, तो यहाँ पे कौन है b ये है और a है, b प्लस a ये लिखना पड़ा इसकी वजह से। इक्वल करके अभी हमें पता नहीं कि इक्वल है कि नहीं, तो मैं इधर वाला लिखने जा रहा हूँ। तो बी सी कैसे आया था, बी सी ये और ये, तो ये वाला और ये वाला, यहाँ लिखा बी ए और जो बच गया ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी
अब इसको ध्यान से देखिए, ये ए बी है, बी है, बात तो एक ही है, और बी प्लस ए और ए प्लस बी दोनों भी सेम है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। तो जब बराबर हो गए, ये वाला रिलेशन फॉलो कर गया, इसका मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगी। तो यहाँ पे क्या बात कर लेंगे कि आर इज अ रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल। अगर आप और अच्छे देखना चाहते हैं, फॉर ऑल ए बी सी डी, चार एलिमेंट लिए हैं इसमें, सब कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, किस सेट में, सेट एन बिलोंग्स टू द सेट एन। फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, आप उल्टा रिलेशन दिखाते हैं, तो पहले तो एक रिलेशन दिखाना पड़ता है कि भाई सही है कि नहीं, तो हमने ये मान लिया कि ये सही है, ट्रू है, क्या ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी के साथ। तो दिस इंप्लाइज हमको क्या शो करना है कि अब सी कॉमा डी भी रिलेट करे ए कॉमा बी के साथ। तो ये वाली चीज हमको लिखनी पड़ेगी पहले। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं, तो सेम डिफिनेशन यहाँ पे फॉलो करा है। फॉलो करने के लिए क्या होगा, यहाँ ए बी और सी डी था तो ऐसा लिखा, अब ये सी डी पहले आ गया, ए बी बाद में आ गया, तो उसी के हिसाब से मुझे लिखना होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहला आखिरी का प्रोडक्ट, यहाँ क्या लिखना होगा, पहला और आखिरी का प्रोडक्ट सी बी इन ब्रैकेट डी प्लस ए, ऐसे लिखा। और इधर भी देखा क्या आया, तो इधर भी इक्वल आया कि ये नहीं पता, पहले वो लिख लो। तो उधर में पहले क्या था, उधर में BC का, यहाँ पे DC, तो यहाँ पे कौन है DA, ये लिखा DA। और फिर उसके बाद क्या हुआ C प्लस B, करेक्ट ना, A प्लस B यहाँ लिखा है पहला आखिरी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पहला आखिरी C प्लस B। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे A प्लस B है और ये CB है, ओके, और यहाँ पे DA है और ये C प्लस B है, क्या ये दोनों बराबर होंगे यहाँ पे, बोलिए। सिमेट्रिक का देखते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए हमने क्या किया, तो देखिए सिमेट्रिक में हमें क्या करना है, सिमेट्रिक में हमको ये रिलेशन को ट्रू मान के चलना है और उसका उल्टा हमें ट्रू करना है। मतलब कि अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी के साथ, तो ये शो करे कि सी डी भी वही रिलेशन दिखाए ए बी के साथ इस फॉर्मूले को लेते हुए। तो हमने अगर इसको ट्रू माना कि ए बी इज रिलेट कर रहा है सी डी के साथ, तो देखिए अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, इसके डेफिनेशन पे क्या लिखा मैंने इसको, ए डी इन ब्रैकेट बी प्लस सी क्या होगा, इक्वल होगा किसके, बी सी इन ब्रैकेट ए प्लस डी के, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ये बराबर ये है, तो ये इधर लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको इधर, तो इसको हम इधर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, बी सी इन ब्रैकेट ए प्लस डी इज इक्वल टू ए डी इन ब्रैकेट बी प्लस सी। अब देखिए अगर ये सी डी इधर होता और ए बी इधर होता, तो आप कैसे लिखते हो इसको, आप इसको ध्यान से इधर देख लीजिए। जैसे अगर हमने ऐसे लिखा सी डी इज रिलेशन टू ए बी, तो इस फॉर्मूले से आप कैसे लिखोगे इसको, इस फॉर्मूले से आप लिखोगे पहला और आखिरी यानी सी और बी, सी बी इन ब्रैकेट बी प्लस ए मस्ट बी इक्वल टू, फिर क्या होगा यहाँ पे बी सी, मतलब ये दोनों बी सी, यहाँ पे कौन है डी ए इन ब्रैकेट सी प्लस बी, ऐसा लिखना चाहिए था। तो क्या ये ऐसा आ रहा है, तो हम देखिए क्या बीसी को हम, पहले मैंने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, अब इस बीसी को मैं सी भी लिख सकता हूँ, और ये डी ए प्लस डी तो डी प्लस ए ही होता है, बात तो यही है, एक ही चीज है दोनों। और यहाँ पे ए डी को मैं डी ए लिख लिया और बी प्लस सी को क्या लिख लिया, सी प्लस बी लिख लिया। अब देखिए ये बैठ गया कि नहीं, दोनों चीज सेम हो गई ना, दोनों चीज उसी से ले आए, और ये चीज को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ये C कॉमा D इज रिलेशन टू A कॉमा B। तो अगर हमने AB को रिलेट करा है CD के साथ, तो उसी के हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि CD भी वही रिलेशन दिखा रहा है जो AB के साथ है। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए आपको याद होगा कि हमको दो चीजों को ट्रू करके तीसरी चीजों को ट्रू करना है। जैसे पहली चीज हमने मान लिया कि AB रिलेट कर रहा है CD के साथ, ये ट्रू है, एंड
सी डी, ये बाद वाला सी डी रिलेट कर रहा है किसके साथ, एक और एलिमेंट ले लेते हैं डी ई के साथ, करेक्ट। अगर ए बी यानी एक इसका ए बी एक एलिमेंट, मतलब ये पूरा का पूरा सीडी के साथ है और ये वाला सीडी एक डी के साथ है, तो क्या प्रूव करना होगा, ये दोनों अगर ट्रू है तो कि ए बी हमारा रिलेट करे डीई के साथ, किस डेफिनेशन से, इस डेफिनेशन से। तो पहले तो मैं इन दोनों को ट्रू माना है, तो हम बाद में इसको प्रूव करते हैं, पहले इसके रिजल्ट को लिख लेते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग तो यही होती है जो ये लिखी है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया ए बी इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं b प्लस सी के बाद इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, तो bc को नीचे लाता हूँ, तो b प्लस सी अपॉन bc, a प्लस डी को वैसे ही रखा और इसके नीचे क्या लाया, ad लाया। अब इसके बाद इसको अपॉन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/c प्लस 1/b, है ना, b अपॉन bc प्लस c अपॉन bc कटा, तो 1/c प्लस 1/b इज इक्वल टू वहां क्या है 1a अपॉन ad, मतलब a कटा तो 1/d प्लस 1/a, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और फिर इसके बाद इसको भी वैसे ही इस फॉर्मूले से सॉल्व किया, तो पहला और आखिरी प्रोडक्ट यहाँ ए और डी है और यहाँ सी और ई है, ये सी ई होगा इन ब्रैकेट, जो बचा डी प्लस, थोड़ी सी गलती हो गई, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे हमको मानना है ई कॉमा एफ, सही कर लीजिए, तो सी ई इन ब्रैकेट डी प्लस ई, सही, पहला और इसको यहाँ भी कट करना है। देखिए ट्रांजिटिव में हमको क्या करना होता है कि हम दो को मान के चलेंगे और तीसरे को प्रूव कर देंगे, मतलब हमें तीन एलिमेंट यहाँ लेने होंगे, तो हमने ले लिया, देखिए दो एलिमेंट वही है ए कॉमा बी सी कॉमा डी, तीसरा हमें चाहिए अब ई कॉमा एफ। तो हमने मान लिया कि भाई आपका ए कॉमा बी बिलोंग करता है, ये आपके ऐसे लिख लीजिए ए कॉमा बी रिलेशन टू सी कॉमा डी, ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो हम कैसे लिखेंगे, अगर ये ट्रू है तो हम ऐसे लिखेंगे, तो पहला और आखिरी यानी पहला और आखिरी ए डी ब्रैकेट बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे फिर इक्वल टू बी सी ब्रैकेट ए प्लस डी। अब हमने क्या किया, इस बी प्लस सी के नीचे बी सी को लिया, थोड़ा सॉल्व कर दिया इसको, और ए प्लस डी के नीचे एडी को लिया है, इसको आगे सॉल्व किए, तो b अपॉन bc, b और b कटा तो 1/c आया, और प्लस c अपॉन bc को किया तो 1/b आया, यहाँ पे 1/d प्लस 1/a, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने इसको तो ट्रू माना था, एक और ट्रू मानते हैं ट्रांजिटिव में, क्या कि c d इज रिलेट करता हो e f से, एक नया एलिमेंट और ले लिया, जैसे याद है आपको x y ले लेते थे फिर z मान लेते थे, यहाँ तो ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर में हमको एक दूसरा ऑर्डर पेयर तीसरा ऑर्डर पेयर मानना पड़ा e f ट्रांजिटिव के लिए। तो ये रिलेशन को भी हमें ट्रू मानना है, ये भी ट्रू माना है, ये भी ट्रू माना है, तो ये ट्रू माना है तो ये भी इसी के हिसाब से चलेगा, तो इसमें क्या था, पहला आखिरी का प्रोडक्ट सी एफ इन ब्रैकेट डी प्लस ई मस्ट बी इक्वल टू, फिर यहाँ क्या था बी सी, यानी ये बी सी, यहाँ पे कौन है डी ई, डी ई इन ब्रैकेट सी प्लस एफ, ये बात हुई। फिर इस d प्लस ई के नीचे डी को ले आओ, तो d प्लस ई अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू c प्लस एफ अपॉन ये सी एफ नीचे गया, इसको सॉल्व किया इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ क्या आया 1 by e प्लस 1 by d इज इक्वल टू 1 by f प्लस 1 by c, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इस रिलेशन को ट्रू मान के हमने कुछ अपने रिजल्ट लिया है, और हमको आपको पता होगा कि इसके बाद तीसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, तो कि a b रिलेट करना चाहिए e f के साथ, तो a b e f के साथ रिलेट करना चाहिए, तो वो कैसे रिलेट करना चाहिए हमें नहीं पता भी कैसे रिलेट होगा, तो मैं इन्हीं दोनों के रिजल्ट से वो तीसरा वाला लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूँ, ऐड करने का मतलब लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड कर दीजिए और राइट का राइट पे ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट का एडिंग 1 प्लस 2, क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड किया, तो यहाँ क्या हुआ
1 बाई सी प्लस 1 बाई बी, और इधर का लेफ्ट क्या है 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी, और राइट का राइट में ऐड होता है, तो राइट में क्या है 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए और प्लस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई सी, यहां तक ऐड हो गया। अब देखिए 1 बाई सी से 1 बाई सी कैंसिल हो गया, और 1 बाई डी से 1 बाई डी कैंसिल हो गया। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया वापस, तो यहां से ये रिजल्ट आ गया बी वाली का एलसीएम बीई, तो ऊपर क्या आ गया ई प्लस बी, उधर ए एफ का एलसीएम लिया ए एफ, और यहाँ आ गया एफ प्लस ए। अब ई प्लस बी के पास हमने ए एफ को भेज दिया, ई प्लस बी को ए एफ के साथ लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीई को भेज दिया एफ प्लस ए के साथ। अब ध्यान दीजिए जो हमने रिलेशन फॉर्मूले में लिखा हुआ था वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन उन्होंने लिखा था कि अगर यहाँ पे a कॉमा बी आपके साथ रिलेट करता है सी कॉमा डी के साथ, तो क्या रिलेशन बना था वहां पे ए डी इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू बी सी इन ब्रैकेट ए प्लस डी, एक तो था, इसी को फॉलो कराना है। तो यहाँ देखिए क्या है, और हमें प्रूव क्या करना था कि हमें ये प्रूव करना था कि अगर अगर ऐसा है कि ए बी रिलेट करे सी डी के साथ एंड सी डी रिलेट करे ई एफ के साथ, दिस इंप्लाइज पहला वाला ए बी रिलेट करना चाहिए आखिरी के साथ ई एफ के साथ। तो यहां से अगर इस फॉर्मूले में चलें तो पहले में क्या है देखिए प्रोडक्ट क्या है ए डी, पहला और आखिरी, तो पहला कौन है ए, आखिरी कौन है एफ, तो क्या ये एफ है कि नहीं है एफ, इन ब्रैकेट बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है ये आपका बी और यहाँ पे ई, तो बी प्लस ई यानी ई प्लस बी और बी प्लस सी, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ले सकते हैं बी प्लस ई। और फिर देखिए यहाँ बीई है, और यहाँ पे क्या था बी सी दूसरा, और यहाँ पे ये सी पहला, तो यहाँ पे देखिए क्या है दूसरा और ये पहला बी ई, तो क्या ये बीई है, जी बिल्कुल है। और यहाँ पे फिर क्या बचा a प्लस एफ, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस ए को क्या a प्लस एफ। तो दो रिजल्ट से दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करके हम ऐसा एक रिजल्ट लिया है, और इसको देखते ही हम फॉर्मूले से कह सकते हैं कि अगर ऐसा दिख जा रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा दिख रहा है तो हम कैसा लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज a comma b is related to e comma f। तो हमने क्या लिखा जैसे कि अगर a b रिलेट करता है सी डी के साथ एंड सी डी रिलेट करता है ई एफ के साथ, तो दिस इंप्लाइज ए बी, पहला वाला ए बी लास्ट वाले के साथ रिलेट कर दिया ई एफ के साथ, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ? देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शो करना है कि ये रिलेशन एस जो है वो रिलेशन ये रिलेशन एस जो है वो यहाँ पे है, ये वाला ये पूरा रिलेशन यहाँ से यहाँ तक, इसको एस बोला गया है। कैसा है ये रिलेशन देखिए, ए को बी के साथ रिलेट किया गया है इस तरीके से कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का मतलब समझते हैं, मॉड का मतलब आपको बताऊं ऑलवेज टेकिंग द पॉजिटिव साइन, तो डिफरेंस ए और बी का लिया, उसका मॉडुलस निकाला, जो मॉडुलस आया वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, मतलब वो 4 से कैंसिल होना चाहिए, यानी कि ये नंबर पूरा हमारा 4 से कैंसिल हो। तो ये जो रिलेशन है ये कहाँ डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है सेट ए में, और वो सेट ए क्या है, वो सेट है इंटीजर का, जेड फॉर इंटीजर, और उस इंटीजर में कौन कौन से नंबर्स लेने हैं आपको, सारे इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होता है, तो इंटीजर्स में उसने बोला कि आप 0 से लेके 12 तक ले सकते हैं, मतलब इंक्लूडिंग 0 इक्वल इंक्लूडिंग 12, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे एलिमेंट्स आप x यानी सेट में ले सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से न लिख करके अगर ऐसे लिखते हैं तो कोई दिक्कत है आपको, जैसे मैंने लिख दिया इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो गया। तो इनमें से हमको एलिमेंट्स उठाने हैं कौन कौन से, ए और बी, कोई भी ए कोई भी बी, कैसे उठाने हैं कि वो जो डिफरेंस हो वो हमेशा डिविजिबल बाय 4 ही हो। तो
हमको चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि, मतलब चेक क्या हमें शो भी करना है, मतलब हमको इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करना ही करना है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए शो करते हैं तो आपको पता है खुद के साथ, यानी a कॉमा ए लिखेंगे, और a कॉमा ए में यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, a माइनस ए, और a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, और जीरो क्या होता है, एंड जीरो इज डिविजिबल बाय 4। तो होता ही होता है, हर जीरो हर नंबर से डिविजिबल होता है एक्सेप्ट जीरो। तो जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो एंड डिविजिबल बाय 4। तो हमारी डेफिनेशन को ये फॉलो कर गया। खुद के साथ जब हमने ये रिलेशन बनाया तो देखा हाँ भाई जो नंबर आया जीरो, वो वाकई जीरो इज डिविजिबल बाय 4 हो गया। तो जब जीरो से जीरो डिविजिबल बाय 4 हो गया तो हमने कह दिया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि a कॉमा b बिलोंग्स टू s। तो a कॉमा b के लिए हम क्या लिख देंगे, a कॉमा a खुद के साथ a कॉमा a बिलोंग्स टू s फॉर ऑल a is what belongs to the set A. For all it belongs to the set A. So what is that? S is reflexive on set A. ये बात होगी। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में आपको पूरा अच्छे से पता चल गया कि उल्टा रिलेशन, मतलब अगर हम ये ट्रू माने कि a कॉमा b रिलेशन डिफाइंड होता है इसके अंदर, तो b कॉमा a भी रिलेशन डिफाइंड हो। तो आप बताओ कि अगर हमने मान लिया कि a कॉमा b बिलोंग्स टू s, व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि a माइनस b ये जो है इज डिविजिबल बाय 4। ये तो ठीक है। अच्छा मैंने इसको अब लिखा b कॉमा a, तो b कॉमा a अगर हमने लिखा तो उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, b माइनस a। अच्छा b माइनस a जब भी आएगा, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको बोल रहा है, मान लीजिए कि a को आपने ले लिया सपोज करिए 10 और b को ले लिया 2, तो 10 माइनस 2 ये क्या आ गया 8, और मॉड 8 मतलब 8, और 8 क्या है डिवाइड बाय 4 है। अब इसका उल्टा लिखा, यहाँ पे लिखा 2 माइनस 10। अब 2 माइनस 10 का मॉडुलस क्या हुआ, माइनस 8 का 8 हो गया, और अभी भी तो ये डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि b माइनस ए भी डिविजिबल बाय 4 हो गया। तो इस तरीके से अगर लिख दिया तो इसको हम सिंपल वे में लैंग्वेज में लिखते हैं क्या, कि अगर a कॉमा b बिलोंग करता है हमारे रिलेशन S में, तो दिस इंप्लाइज b कॉमा a is also belongs to the relation S, or all AB belongs to the set A। ये हो गया बात, यहाँ पे क्लियर हो। अब हमको ट्रांजिटिव की बात करनी है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको याद होगा 3 एलिमेंट लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या कर लें, ट्रांजिटिव में हम ये कर लें कि अगर दो को हमने ट्रू माने पहले, मतलब कि a कॉमा b बिलोंग्स टू s, एंड ये मान के चल रहे एंड b कॉमा c राइट बिलोंग्स टू s, तो दिस इंप्लाइज a कॉमा c आल्सो बिलोंग्स टू s। ये हमें करना पड़ेगा। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग हुई कि a माइनस b का मॉडुलस क्या है, डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4m लिखते हैं, बात अंडरस्टूड है। अब उतने वर्ड्स को लिखा डिविजिबल बाय 4 से हमने 4m लिख दिया, 4m का मतलब मल्टीपल ऑफ 4। तो ये हो गया डिविजिबल बाय 4। एंड इसको इसकी मीनिंग क्या होगी, b माइनस c का मॉडुलस, ये भी क्या हो गया डिविजिबल बाय 4, यानी मल्टीपल ऑफ 4, है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, यानी ये नंबर भी 4 से डिवाइड होता है, ये नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। ये हमने प्रूव नहीं किया, ये तुमने माना है ऐसा। अब हम ये शो करें कि एक और हमारे पास रिलेशन आ जाए। कौन सा रिलेशन आ जाए, कि a कॉमा c, पहला और आखिरी, a कॉमा c मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हम कैसे प्रूव कर रहे हैं इसको, हम ये कहते हैं आपसे कि अगर ये वाला a माइनस बी डिविजिबल बाय 4 है और b माइनस c ये भी डिविजिबल बाय 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a माइनस बी प्लस b माइनस c। देखिए दिख रहा है आपको, a माइनस बी प्लस b माइनस c।
तो इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, क्या आएगा ए माइनस सी। तो ये वाला 4 से कटता है, ये वाला भी 4 से कटता है, तो क्या ये पूरा नंबर भी 4 से नहीं कटेगा? और ये पूरा नंबर है क्या, a प्लस सी, सॉरी a माइनस सी, इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस सी आएगा, और ये पूरा a माइनस सी क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 4 हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज a c is also belongs to S। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसमें, तो दिस इंप्लाइज a माइनस b प्लस b माइनस c is also multiple of 4। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अभी ये क्या हुआ कि हमारा हमने प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है। तो एक ही रिलेशन में जब ये तीनों आ गए तो हम ये कह देंगे कि ये हमारा जो रिलेशन एस है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख दे दीजिएगा, क्या कि सिंस एस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर एस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ तक की बात तो खत्म हो गई। फिर इसमें एक पार्ट और ऐड इन्होंने किया है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। अब रिलेटेड टू वन का मतलब ये हो गया कि इन्होंने कहा है कि ये ए जो है किससे रिलेट हो रहा है, बी से। तो इसको इन्होंने फिक्स कर दिया कि जो जो एलिमेंट वन पे हो वो निकालो। रिलेशन वही है कि वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि हमारा x, 1 ये जो है ये रिलेट कर रहा है x, 1 और मैं x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, ये बिलोंग करा दिया हमने s में। तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4। ये तो मीनिंग है इसकी। और मुझे x चाहिए क्योंकि x को रिलेट करा दिया तो उसने बोला ना कि ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो a के जगह जो भी एलिमेंट्स आ रहा हो वो सबको किसके साथ करना है, b के साथ। ही एक फिक्स कर दिया उसने 1 के साथ। b अननोन था, अब b नोन हो गया, b क्या है 1। आप b को चेंज नहीं कर सकते। तो हमने मान लिया कि हमें नहीं पता कि a कौन कौन हो सकता है, तो हमने मान लिया x हो सकता है वो। तो x ने 1 के साथ रिलेट किया तो ये रिलेशन में आ गया, और ये रिलेशन में जब आ गया तो इसको फॉलो करना चाहिए। तो यानी x माइनस 1 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। अच्छा, ये नंबर अगर डिविजिबल बाय 4 है तो वो क्या क्या हो सकता है आप बताइए। यानी कि x माइनस 1 का मॉड वो डिविजिबल बाय 4 है। डिविजिबल बाय 4 का मतलब 4 इसको कैंसिल कर सकता है। तो ये नंबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, हो सकते हैं। ये नंबर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। देखिए आपको इसी में से लेने हैं। तो ये 0 हो गया, 4 हो गया, फिर क्या हो सकता है, ये यहाँ पे 8 हो सकता है, हो सकता है ना, 12 भी हो सकता है, करेक्ट। अब आप 16 नहीं ले सकते। तो जब यहाँ पे 0, 4, 8, 12 हो गया, तो अब हम आपको बताइए कि x माइनस 1 ये यहाँ पे जो है इसका मॉडुलस जो है x माइनस 1 का वो 0 आना चाहिए। तो अगर x माइनस 1 0 होता है तो x क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर x माइनस 1 4 हो जाए तो x क्या हो जाएगा, 5 बन गया। तो हमारे x आने शुरू हो गए, 1 हो गया, 5 हो गया। अब 8 डाल दीजिए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सो व्हाट इज x, 9 हो गया। तो हमारा एक और वैल्यू आ गई x की 9। अब आपने x माइनस 1 को लिया 12, तो x क्या हो गया, 13 हो गया। तो इसको रिजेक्ट कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि हम इससे बाहर जा नहीं सकते, यहाँ तो 12 तक है, 13 ले नहीं सकते। तो हमने क्या क्या लिया, फिर हमारे रिलेट किया 1 के साथ कौन कौन एलिमेंट, 1, 5 एंड 9। तो हमारे आंसर क्या होंगे कि 1, 5 एंड 9 आर रिलेटेड टू 1 टू फॉलो दिस अवर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, रिलेशन क्या है यहाँ पे कि a माइनस b का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 4। ये बात क्लियर है आपको। तो हमारे आंसर में क्या होंगे कि द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a रिलेटेड टू 1 दैट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 5, 9। ये तीन आपके यहाँ पे होंगे। ओके,